हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का सेमेस्टर थर्ड का पेपर है। सेमेस्टर थर्ड के पेपर में 4 जुलाई और 6 जुलाई को आप सभी बच्चों का एसी हिंदी का पेपर है। इस पेपर में देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, ये पहला वीडियो हो सकता है, 2 वीडियो और है, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा है वो सब कवर हो जाएगा। 50 नंबर के पेपर जितना सवाल आता है, चाहे सेट 1 चाहे सेट 2 चाहे सेट 3, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग ये सब सवाल खुद भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चे ग्रेजुएशन में, आप सेमेस्टर थर्ड में भी पहुंच चुके हैं। तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, आवेदन पत्र जिसे हम कहते हैं। तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में बेसिकली क्या है, पाठ्य पुस्तक मान ली कुछ की कोई नहीं अवेलेबल है, उसकी उपलब्धता के लिए आपको क्या करना है, अपने जो प्राचार्य हैं, मतलब प्रिंसिपल जी है, उनको आपको क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है, इसके बारे में जानकारी देना है। यानी आपके कॉलेज में बेसिकली जो टीचर, बेसिकली जो प्रिंसिपल है, उनको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना, बोलना है कि सर यहाँ पर ये बेसिकली जो पुस्तक है पढ़ने वाला, ये कमी हो चुका है, तो आप इसको अपलोड करने की कोशिश करें, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले सबसे फॉर्मेट समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने बचपन जैसे सीखा होगा उसी प्रकार से कि सेवा में लिखना है, जैसे आपने बचपन में स्टार्ट करते हैं उसी तरह यहाँ पर है। सेवा में प्राचार्य महोदय लिख दीजिएगा। आप अपने जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। आपका कॉलेज जहाँ पर भी है, जैसे अगर आप मान के चलते हैं किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल विनोबा यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज में, तो आप उसका नाम लिख दीजिए। वो किस जगह पर, बेसिक हजारीबाग में हजारीबाग लिख दीजिएगा। फिर गिरिडीह में पढ़ता है तो वहाँ लिख दिए, अपने हिसाब से यहाँ पर नामकरण करिएगा, ठीक है। विषय क्या है, पुस्तक, बेसिकली पुस्तकालय में क्या करना है, पाठ्य पुस्तक क्या करना है, उपलब्ध कराना है। इसके हेतु हमें क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो जो भी सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक लिखना है, उसके बारे में आप बता दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके प्रिंसिपल मैम या कह सकते हैं जो मेल या फीमेल है, वो अपने हिसाब देख लीजिए। मेल होगा तो महोदय और फीमेल होगी तो महोदय कर दीजिए, ठीक है। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके महाविद्यालय का एक छात्र हूँ, मैं कॉलेज का ही आपका एक स्टूडेंट हूँ। अभी जो बेसिकली करंट सेशन चल रहा है, यानी वर्तमान सत्र में हम बेसिकली एक पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जिनको कुछ आवश्यक जो पाठ्य पुस्तक है उनकी आवश्यकता है, लेकिन ये पुस्तकें बेसिकली हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं। इसके कारण हमें अध्ययन करने में क्या कठिनाई हो रही है। अतः आपसे एक विनय अनुरोध है कि संबंधित जो भी विषय है, इसकी पाठ्य पुस्तक को महाविद्यालय पुस्तकालय में क्या करें, उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे देखिए, जिससे आप तो पढ़िएगा, लेकिन भविष्य में देखिए जो भी सत्र के छात्र रहेंगे उनको भी सुविधा होगा। इसलिए उनके अध्ययन में भी क्या हो, सुविधा हो सके, तथा उनकी जो शैक्षणिक प्रगति है वो बेहतर हो सके। इसके लिए मैं आपका सदा आभार रहूँगा। धन्यवाद। आप अपना यहाँ पर जो नाम है वो लिख दीजिएगा। आप यहाँ क्लास तो नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप सिर्फ इसी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर सेमेस्टर डाल दीजिएगा, और जो आपका सत्र चल रहा है वो सत्र भी, मतलब सेशन भी जो है उसको भी आप यहाँ इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉलेज का रोल नंबर वो डाल दीजिएगा, और जो आपका बेसिक डेट है, यानी दिनांक जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से ये जो पहला सवाल आपसे बच्चों को 15 नंबर के लिए एप्लीकेशन के फॉर्मेट पूछा जाएगा, वो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तम स्वास्थ्य जो है वो सर्वोत्तम धन है। इस विषय पे क्या करना है, आपको निम्न लिखना है। मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके बारे में आपको क्या बोला जाएगा कि एक आपको यहाँ पर निम्न लिखने बोला जाएगा। जैसे ये टॉपिक का नाम क्या है, उत्तम स्वास्थ्य सर्वोत्तम विषय, ये जो सर्वोत्तम धन, इस टॉपिक पे क्या करें, निम्न लिखना है। तो आइए चलिए बताते हैं। देखिए, हम सभी बच्चे, या सही हम सभी लोग, आप भी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही क्या है, सबसे बड़ा धन है। यानी हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो ही आपके पास सब कुछ है यहाँ पर है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह देखिए जीवन के सभी सुखों का आनंद ले सकता है। लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य यानी हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कहा गया कि जो उत्तम स्वास्थ्य है उसको सर्वोत्तम धन यहाँ पर कहा गया। यही कारण है हमारे पास से कि स्वास्थ्य को हम लोग क्या मानते हैं, सर्वोत्तम धन कहते हैं। स्वस्थ शरीर में ही बेसिकली क्या होता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क है, यानी एक अच्छा मस्तिष्क जो है उसका निवास हो पाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य को बहुत ही उत्साहपूर्वक और साथ ही साथ ऊर्जा के साथ उसे पूरा कर सकता है। मतलब उसके पास ऊर्जा होती है, कार्य करने का उससे उत्साह होता है, और वो चीज़ों को सही टाइम पे कर पाता है। वो अपने परिवार, समाज और जो हमारा राष्ट्र है, मतलब जो नेशन है, इसके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके विपरीत कहा जाए तो एक अस्वस्थ व्यक्ति जो है वो खुद तो स्वयं, अगर बेसिकली वो तो जीवन खुद ही निराश रहता है या खुद भी अखुश रहता है, और साथ ही साथ दूसरों के लिए क्या रहता है, एक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मतलब अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति होगा वो तो कभी खुश खुश तो नहीं रह सकता, नहीं दूसरों के लिए कभी वो उपयोगी, या फिर कह सकते हैं हेल्पफुल रह सकता है, यूजफुल रह सकता है। अगर आपको क्या करना, एक अच्छा स्वास्थ्य रखना है, तो आपके लिए क्या जीवन जरूरी है कि आप एक संतुलित आहार ग्रहण करें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। हमें पौष्टिक जो भोजन है वो करना चाहिए, तथा तेलीय और बेसिकली जो जंक फूड है बेसिकली उनसे बचना चाहिए। प्रतिदिन योग करना चाहिए, और व्यायाम करने से जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, साथ ही साथ रोग मुक्त रह पाता है। समय पर सोना हो गया, जागना हो गया, ये सभी के सभी क्या है, स्वास्थ्य के लिए हमारे लाभदायक होते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बेसिकली शारीरिक हमारा जो स्वास्थ्य है उसके लिए। तनाव हो गया, मतलब स्ट्रेस हो गया, चिंता हो गया, क्रोध, इन सभी चीज़ों में दूर रह के बेसिकली जो सकारात्मक विचार हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो अपनाने चाहिए जीवन में। प्रसन्नचित रहने से क्या होता है, हमारा मतलब खुश रहने से हमारा जो मन है और शरीर जो रहता है वो दोनों ही क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। आज की अगर हम बात करें, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, इन आधुनिक युग में लोग बेसिकली क्या है, सभी लोग धन कमाने की होड़ में लगे हुए हैं और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य नहीं देखना, पहले पैसे कमाना है। यही रिजल्ट हो पाता है कि बीमारियां के कारण बहुत सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि आप जीवन में धन से स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य है, उसके बल पर आप धन और जो सफलता है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अंततः कह सकते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य जो है वो वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। इससे हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और स्वस्थ जो जीवन शैली वो अपनानी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति ही क्या होता है, सुखी होता है, सफल होता है और साथ ही साथ एक समृद्ध जो जीवन है वो जी सकता है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है एकता ही बल। ये क्या दिया हुआ है, एक आपको सेंटेंस दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ है, इसका पल्लवन करने बोला गया। देखिए पल्लवन मतलब होता है क्या कि कोई भी मान लीजिए आपको वाक्य दिया गया, इस वाक्य को इसका अर्थ या फिर एक उदाहरण लिख के इसका समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझाना। तो एकता ही बल, इसका पल्लवन का समझते हैं। ये एक बहुत प्रसिद्ध हमारे पास की उक्ति है जिसका अर्थ है कि अगर हम मिलजुल कर क्या कहते रहते हैं और कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है, शक्ति बढ़ती है हमारे पे। यानी एकजुट मिलकर रहिएगा तो कोई भी चीज़ करने का हमारे पास सिंपल सा बात है, कार्य शक्ति जो वो बढ़ सकता है। जब लोग एक साथ होकर किसी भी कार्य को करते हैं तो बड़ा से बड़ा कठिनाई क्यों ना हो, उनका सामना आसानी से कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर हमारे बीच में आपसी फूट होगी और विभाजन होगी तो यही चीज़ क्या करेगा, व्यक्ति तथा समाज को क्या कर सकता है, कमजोर बना सकता है। प्रकृति और समाज में एकता के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे चींटी और जो मधुमक्खी मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए वो अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र, इन सभी की उन्नति पर एकता पर निर्भर करता है। जब किसी भी देश के नागरिक मान लीजिए एकजुट रहते हैं तो वो देश बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध बनता है। हमारे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की भी यही एकता की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें, जिसमें भारत के विभिन्न धर्म हो, भाषा हो, संस्कृति के लोग हो, ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश को आज़ादी दिलाई है। एकता की शक्ति का ये सबसे कह सकते हैं हमारे पास सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। अंततः हम कह सकते हैं या अतः कह सकते हैं हमारे आपसी भेदभाव हो, ईर्षा हो और द्वेष, इन सभी को त्याग कर प्रेम, सहयोग और भाईचारे की जो भावना है इन्हें अपनानी चाहिए। एकता से भी क्या होता है, समाज में जो राष्ट्र है, मानवता, इन सभी कल्याण संभव हो पाता है। इसलिए कहा गया कि एकता में बल है और विभाजन बेसिकली क्या होता है, दुर्बलता होती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन कि एकता के बल है, इसका पल्लवन करने बोला है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का महत्व। इस टॉपिक पर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखने बोला गया। ठीक है, कि शिक्षक का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है टीचर का आपके लाइफ में, यही बताते हैं। देखिए शिक्षक जो है एक समाज का महत्वपूर्ण अंग होता है। वह विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करके उनके जीवन का तो चलिए सही मार्गदर्शन करता है, सही दिशा देता है। शिक्षक केवल बेसिकली आपको पुस्तक से जो भी ज्ञान मिलता है वो सिर्फ प्रदान नहीं करता, बल्कि आपको जीवन में जो नैतिक मूल्य हो गए, अनुशासन हो गए, अच्छे जो संस्कार हो गए, इन सभी चीज़ों की शिक्षा देता है। इसलिए शिक्षक को समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त है। शिक्षक को यहाँ पर राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्र की प्रतिभा पहचान कर उसे विकसित करने में सहायक होता है। वो छात्रों को कठिन परिस्थितियों का सामना करता है और साथ ही साथ जीवन में देखिए जो सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य मतलब जो भी चीज़ उनको प्रेरित करती है वो सभी चीज़ों में बताता है। प्राचीन काल से हमारा भारत जो है वो विश्वगुरु रहा। भारत में गुरुओं का अत्यंत सम्मान रहा। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हमेशा पवित्र माना जाता है। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। आज भी शिक्षक का महत्व उतना ही है जितना पहले था। वर्तमान समय में बात करें तो विज्ञान और तकनीक के विकास के बावजूद शिक्षक की जो भूमिका है वो आज भी हमारे पास कम नहीं हुई है। आधुनिक जो साधन है शिक्षा को और सरल बना देते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन केवल जो शिक्षा की दे सकता है। शिक्षक विद्यार्थी की जो जिज्ञासा है, ठीक है, उनका समाधान करता है और साथ ही साथ उन्हें सही तथा गलत के बीच में अंतर समझाता है। एक आदर्श शिक्षक क्या होता है, धैर्यवान होता है, ईमानदार होता है, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ होता है। वो अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थी जो है अपने जीवन के जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, अंत में हम कह सकते हैं कि शिक्षक का जीवन में
बेसिकली शिक्षक का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर बेसिकली समाज और जो हमारा राष्ट्र है इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए हमें अपने शिक्षक को सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा जो भी मार्ग बताए गए उन पे हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन कि शिक्षक के महत्व अगर निम्न लिखने बोला जाएगा तो आप इस प्रकार अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहे वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है ज्ञान राशि के संचित कोश। इस कोश का नाम जो साहित्य है, इस कथन को बेसिकली क्या करना, पल्लवित करना है आपको। ठीक है, तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। इस कथन का अर्थ है कि साहित्य जो है बेसिकली मानव जाति के ज्ञान, अनुभव, विचार, उनकी भावनाएं हो गई और साथ ही साथ उनकी संस्कृति का एक संचित भंडार हमारे पास है। साहित्य में समाज के विभिन्न युगों के लोगों के अनुभव हो गए, आदर्श है, संघर्ष है, उनकी उपलब्धियां, सभी चीज़ यहाँ सुरक्षित रहती है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि आपको ज्ञान और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। साहित्य के माध्यम से हमें इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महान साहित्यकारों ने उन्हें अपने विचार और अनुभवों का साहित्य में व्यक्त किया है, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो उन्हें लाभान्वित हो सकती है। यहाँ पर साहित्य मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान कराता है तथा उनके नैतिक और जो बौद्धिक विकास है उनमें भी क्या करता है, ये साहित्य बेसिकली सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। साहित्य जो हमारे पास है, लिटरेचर जो है समाज का एक दर्पण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की जो वास्तविक स्थिति है उसका चित्रण होता है। यह व्यक्ति को लोगों को जागरूक बनाता है और उसमें जो मानवीय मूल्य है हमारे पास उनका विकास करता है। साहित्य के अध्ययन से ही व्यक्ति का जो ज्ञान है बेसिकली वो बढ़ता है और उसकी जो भाषा है वो समृद्ध होती है और उसकी जो सोच है वो व्यापक बनती है। इस प्रकार साहित्य जो है मानव सभ्यता की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें संचित ज्ञान और अनुभव जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बेसिकली हस्तांतरित होती रहती है और ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए साहित्य को ज्ञान राशि का एक संचित कोश कहा गया, जो मानव जीवन की जो दशा होगी, प्रेरणा होगी और जो प्रकाश है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न लेखन से आप क्या समझते हैं और निम्न लेखन के जो विभिन्न चरण होते हैं उनका वर्णन करें। ठीक है, तो निम्न एक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निम्न शब्द का अर्थ होता है किसी भी मान ली कोई विषय है उस पर क्या करना, अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से एक सीरियल ऑर्डर से और व्यवस्थित रूप से इसे प्रस्तुत करना होता है। किसी विषय से संबंधित जो विचार हैं, भावनाएं हैं, अनुभव है तथा तथ्यों को हम लोग क्या करते हैं, सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से और प्रभावशाली भाषा में बेसिकली लिखने की कला ही क्या कहलाती है, हमारे पर निम्न लेखन कहलाती है। निम्न के माध्यम से जो लेखक है वो अपने ज्ञान, चिंतन और साथ ही साथ उनकी जो अभिव्यक्ति है, इन सभी चीज़ों का एक अभिव्यक्ति कौशल का परिचय देता है। निम्न केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है बल्कि ये लेखक के जो दृष्टिकोण हो गया, व्यक्तित्व हो गया और रचनात्मकता, इन सभी चीज़ों प्रकट करने का कार्य करता है। निम्न लेखन का उद्देश्य किसी विषय के बारे में पाठक को जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना तथा उनके जो विचार हैं उनको प्रभावित करना होता है। एक अच्छा निबंध के विषय माना जाता है उस पर स्पष्टता होनी चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, भाषा की सरलता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें जो प्रस्तुति की जो प्रभावशीलता है, इन सभी चीज़ों का विशेष महत्व रहता है। देखिए, अब ये निम्न लेखन, इसके बहुत सारे चरण हो सकते हैं। पहला चरण विषय का चयन करना, मतलब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक की रुचि हो और जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो सके। विषय के सही चयन से निम्न जो लेखन है वो सरल और प्रभावी बन सकता है। दूसरा चरण है सामग्री संग्रह का। इस चरण में विषय से संबंधित तथ्य हो गए, उदाहरण है, आंकड़े हैं, विचार है और आवश्यक जो भी सूचना एकत्र की जा सकती है। सामग्री जितनी मान ली समृद्ध या विशाल रहेगी उतना ही जो ज्ञानवर्धक और वो प्रभावशाली बनेगा निबंध हमारा। तीसरा चरण है रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा निबंध का ढांचा होता है जिससे निर्धारित किया जाता है कि कौन सा विचार पहले आएगा, कौन सा बाद में। इससे निबंध में क्रमबद्धता बनी रहती है और जो विषय से जो भटकाव नहीं हो पाता। चौथा चरण है हमारे पास प्रस्तावना, मतलब प्रेमबल लिखना। प्रस्तावना निबंध का जो बेसिकली प्रारंभ भाग होता है, यह संक्षिप्त होता है, रोचक होता है, विषय का परिचय देने वाला होता है। अच्छी जो प्रस्तावना होती है वो पाठक की रुचि हमेशा बनाए रखती है। पांचवा चरण हमारे पास है मुख्य भाग का विकास है। यह निबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें विषय से संबंधित जो भी प्रमुख बिंदु हो गए, तथ्य हो गए, विचार हो गए, उन सभी चीज़ों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है। प्रत्येक विचार को स्पष्ट और तार्किक ढंग से बेसिकली यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। छठा पॉइंट है हमारे उपसंहार या फिर जिसे आप निष्कर्ष, कंक्लूजन कहते हैं। इससे क्या होता है हमारे पास है पूरे निबंध का जो सार प्रस्तुत किया जाता है। निष्कर्ष संक्षिप्त होता है, प्रभावशाली होता है और विषय के अनुरूप होना चाहिए। अंतिम चरण है हमारे पास है संशोधन, मान ली कोई चीज़ सुधारना और शुद्धिकरण है। निबंध लिखने के बाद उसकी भाषा, व्याकरण, वर्तनी और जो शैली की जांच करनी चाहिए। त्रुटियों को सुधार कर निबंध को और अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। निष्कर्ष में लिखना चाहे लिख सकते हैं कि निबंध लेखन का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं शैक्षणिक जो कला है,
यह व्यक्ति की सोच, ज्ञान और अभिव्यक्ति इसकी क्षमता को विकसित करने का कार्य करता है। विषय का उचित चयन करता है। सामग्री संग्रह हो गया, रूपरेखा, प्रसारण, मुख्य भाग, उपसंगाता, ये सभी चीज निबंध लेखन के आवश्यक चरण हैं। इन चरणों को पालन करके एक उत्कृष्ट और प्रभावशाली जो निबंध है वो हमें लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा पहला वीडियो। आप सभी बच्चों के पेपर में जो भी सवाल आएंगे 4 जुलाई और 6 जुलाई को सेट 1, 2, 3 में, वो हमने आपको यहाँ पर बताने की आज के वीडियो में बताया है। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आप सभी बच्चों के हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। बाकी जैसे हम लोग आपको ये पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे, आपको PDF जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाए, क्योंकि अभी करेंटली टेलीग्राम तो बंद है, लेकिन अगर टेलीग्राम के एग्जाम से पहले ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी आप सभी बच्चों बेस्ट विशेष आपके एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।